म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट कभी आपने ये सोचा है कि ये कौन से रिस्क हैं? हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर रिस्क क्या है? क्या हमारा प्रिंसिपल सेफ है? क्या हमें रिटर्न आएगा? हम कितना रिस्क लें तो हमें कितना रिटर्न आएगा? हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क और लोअर द रिटर्न, ये सब क्या है? रिस्क कैसे हमारे रिटर्न्स को अफेक्ट करता है? क्या हमारा प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है? एनआईएसएम सीरीज का चैप्टर 10 इसी चीज़ पे बेस्ड है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग एनआईएसएम सीरीज 5A पास फॉर श्योर वीडियोस। हम अब तक 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड्स एग्जाम, रिस्क एंड रिटर्न। आज हम रिस्क की बात करेंगे। किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, किस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रिस्क है, इक्विटी एज अ कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितना रिस्क है, डेट में क्या रिस्क है, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिस्क है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिस्क है, और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या कोई ऐसे कैपिटल लॉस भी हमें हो सकता है। ये सारा हम इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जर्नल एंड स्पेसिफिक रिस्क factors affecting mutual funds performance of different schemes, drivers of risk and return in a scheme, measures of returns हम देखेंगे कि वो कौन कौन से measures हैं जिससे हम returns को calculate करते हैं। SEBI norms regarding return representation, किस तरीके से हम returns को mutual funds की present करना है। risk in funds investing with a focus on investors, various risk measures हम देखेंगे, और certain provisions with respect to credit risk। आज ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, रिस्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या ऐसा बोल सकते हैं कि दो तरीके के रिस्क होते हैं। सबसे एक होता है जर्नल रिस्क, जो कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम पे लागू होता है, और एक होता है स्कीम स्पेसिफिक रिस्क, जो सिर्फ स्कीम पे एक लागू है। जैसे इक्विटी स्पेसिफिक रिस्क, जो इक्विटी स्कीम्स पे जो रिस्क है। डेट स्कीम्स में जो रिस्क है उसको स्पेसिफिकली फॉर डेट स्कीम बोलेंगे। ये दोनों रिस्क होते हैं। एक होता है जनरल रिस्क जो पूरे सारे म्यूचुअल फंड्स पे लागू होता है, और एक है स्कीम स्पेसिफिक रिस्क। ये रिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो SID में मिलती है हमें, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। हम अपनी वीडियो में ये कवर कर चुके हैं। जब ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो चैप्टर 5 है उसमें हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन से ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि SID क्या होता है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो रिस्क है ये सब SID में कवर होंगे, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का पार्ट होंगे। SID दोनों चीज़ें कवर करेगा, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर और स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, दोनों SID में रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स की, कि वो कौन से रिस्क हैं जो सब स्कीम्स पे लागू होते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे लागू होते हैं। सबसे पहला आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ ईजीली यू कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश। कितनी आसानी से आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जब आप रिडेम्पशन डालते हैं या सेल करते हैं तो कितना इजीली आपको पैसा वापस आ जाता है। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी रिस्क? जनरली म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, सेटलमेंट पीरियड्स एंड ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स। ऑल्दो द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है वो हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ को ही पोर्टफोलियो में लेता है, बट स्टिल देयर आर सम चांसेस जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, और हो सकता है लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाए। कोई कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर आ गया है, कोई मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर आ गया है, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई उसमें इम्पैक्ट हो गई है, या आप अगर सेल करना चाह रहे हैं तो बायर नहीं है, बाय करना चाह रहे हैं तो सेलर नहीं है। सो कभी कभी म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाती है। दिस इज़ द जर्नल रिस्क, आ सकती है, नहीं भी आती है, बट यूनिवर्स हमारा इतना बड़ा है, इतना लिक्विड है, सो देखा गया है ये प्रॉब्लम कम ही आती है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड व्हाट इज़ द लिक्विडिटी रिस्क, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, सेटलमेंट पीरियड्स एंड ट्रांसफर प्रोसीजर्स। ये 3 चीज़ हमें ध्यान में रखनी है एज फार एज लिक्विडिटी इज कंसर्न। दूसरा जनरल रिस्क फैक्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट से कोई भी मूवमेंट होती है, RBI इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है या घटाता है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज इंटरेस्ट रेट में होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियोज पे पड़ता है। अगर डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट स्कीम्स हैं, फिक्स्ड इनकम है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इक्विटी स्कीम्स पे भी इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर जाना नीचे जाना इम्पैक्ट करता है। समझते हैं कैसे? जब डेट की बात करते हैं
सो बोला जाता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस इन द इकोनॉमी। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स हैं उनमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऐसे तो आप जो बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी आपके पास वो बॉन्ड लेने आएगा सो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस बढ़ जाएगा। वो जो बॉन्ड है आपका प्रीमियम पे ट्रेड करने लगेगा, क्योंकि आपका बॉन्ड मार्केट के इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो हो सकता है 100 रुपये का बॉन्ड 105, 106, 107 रुपये पे जाए। सो दिस इज कॉल्ड द प्रीमियम। तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपके बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका बॉन्ड से 6% दे रहा है फॉर एन एग्जांपल। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है 7% के, नए बॉन्ड 7% पे अवेलेबल हैं, तो आप सब नए बॉन्ड की तरफ जाएंगे। आपको उसको बेचना है, नया बॉन्ड लेना है, तो आपको उसको डिस्काउंट पे ही निकालना पड़ेगा। जैसे 100 रुपये की फेस वैल्यू तो हो सकता है 95, 94, 96 पे वो आपको निकालना पड़ जाए। सो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स का जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर डेट स्कीम्स पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जब एज फार एज इक्विटीज़ आर कंसर्न, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट को भी पसंद नहीं है। देखा जाता है शॉर्ट टर्म में काफ़ी वोलेटाइल हो जाती है मार्केट जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, या जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का सिनेरियो देखा जाता है, मार्केट्स में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो इक्विटी मार्केट को पसंद नहीं आता है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से होता क्या है, जो नया एमएसएमई सेक्टर है या जो बिज़नेस है उनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ लोन की रिक्वायरमेंट होती है। जो नए बिज़नेस जिसको ओपन करना है वो नया लोन उनके महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो उनकी EMIs भी बढ़ जाएंगी। सो जब लोन महंगा हो जाता है तो नए जो प्लेयर्स हैं एंटर करते हैं मार्केट में, या जो करंट प्लेयर्स भी हैं जिनको लोन लेना है वो भी अपना कहीं ना कहीं वो भी डिले कर देते हैं अपने प्रोग्राम्स को, जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी घट जाती है, और जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी पे भी आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट होंगे उतने ज़्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और उतने ज़्यादा इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स एक इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं या क्वान्टिटेटिव में बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है करंट कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी, और न्यू कंपनीज भी चलती हैं नई कंपनीज आने में। सो इसीलिए देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़ा फैक्टर है एज फार एज इक्विटीज़ आर कंसर्न, एंड डेट आर कंसर्न। डेट में थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इक्विटीज़ में भी वो इम्पैक्ट डालता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, देखिए जब हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हो सकता है कुछ कैश फ्लो हमें आ जाए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, सो हमने कोई बॉन्ड लिया है, अब बॉन्ड में हमें सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आते हैं, एक फिक्स्ड कूपन हमें मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, एक बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, अगर वो हमें 10% इंटरेस्ट दे रहा है एंड पेइंग क्वार्टरली, तो 2.5% इज वी आर गेटिंग क्वार्टरली। तो अब हमें जो 2.5% यानी कि 2,500 रुपये क्वार्टरली आ रहे हैं, इट इज़ वो हो सकता है वो हम उसी 10% पे दोबारा ना इन्वेस्ट कर पाएँ, हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इनेबिलिटी टू री इन्वेस्ट योर सिक्योरिटी एट दी YTM, या जो आपने पहले जिस यील्ड पे आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आप ना इन्वेस्ट कर पाएँ। सो दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो यस इम्पैक्ट आ जाता है। पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है अगेन रिस्क एज फार एज रिस्क इज कंसर्न। देखिए पॉलिटिकल मतलब मार्केट चाहती है एक स्टेबल गवर्नमेंट। किसी भी इकोनॉमी में अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो मार्केट को वो पसंद आ जाता है। स्टेबल गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे स्टेबल होंगे, या और हर 5 साल में गवर्नमेंट ही चेंज हो रही है तो वो भी इक्विटी मार्केट्स को या डेट मार्केट्स को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, क्योंकि जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हॉल्ट लग जाता है। नई जो गवर्नमेंट आ रही है वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रही है, तो इक्विटी मार्केट सेंसिटिव है पॉलिटिकल चेंजेस को लेके। कोई भी पॉलिटिकल चेंज होता है, और अगर बड़े ये स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है, कोई बड़ा स्टेट है, इंटरनल स्टेट में इलेक्शंस हैं, वो उसको भी मार्केट बड़े ध्यान से देखती है इक्विटी मार्केट्स। सो अगर मार्केट ये सोच रही है कि ये वाला पॉलिटिकल चेंज होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है या ये वाला पॉलिटिकल चेंज नहीं होना चाहिए और अगर वो हो जाता है, सो वो मार्केट्स को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट देखा गया है लॉन्गर पीरियड के लिए, अगर आपकी इफ योर GDP इज़ ग्रोइंग वेरी वेल, आपके अच्छा है, आपका इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड, आपके जो कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स अच्छी चल रही है, सो उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो पॉलिटिकल फैक्टर्स येस दे कैन इम्पैक्ट योर रिटर्न्स। इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाना, इकोनॉमी के फिस्कल डेफिशिएट्स बढ़ जाना, ये सब हैं इकोनॉमी को
थोड़ा स्लो कर देते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट में ऑल्ट लग जाता है, जीडीपी पे आपका कम तेज़ी से ग्रो करता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। नेक्स्ट इज़ फॉरेन करेंसी रिस्क। हो सकता है कि आपकी की गई इन्वेस्टमेंट्स या हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स INR में डोमिनेटेड हो या INR में उसकी वैल्यूएशंस हो। सो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स मिलती हैं इंडियंस, तो वो रुपीज़ में मिलती हैं। और हो सकता है ड्यू टू दी करेंसी मूवमेंट्स या हाई डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअल में जो उनको वैल्यू उनकी करेंसी में उतनी ना मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले। सो उनको एक तरीके से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये रिस्क है इंडिया में इन्वेस्ट, क्योंकि इंडियन जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो सब रुपीज़ में डोमिनेटेड हैं, और अगर उनकी करेंसी रुपी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर जाती है तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अगर उन्होंने 100 रुपये की रिडेम्पशन की है और उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई टू द एक्सटेंट, फॉर एन एग्जाम्पल 2% ऑफ द एक्सटेंट, तो हो सकता है उनको 98 रुपीज़ ही मिले। यहाँ पे रिटर्न बना है, लेकिन ड्यू टू करेंसी इम्बैलेंस उनका रिटर्न कम हो गया है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ट्रांजैक्शन ऑफ योर यूनिट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। आज हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यूनिट्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड्स की। BSE का स्टार MF है और NSE का NSE MF है। दोनों में दिस इज़ नॉट अ रिस्क, आई वुड नॉट से ये रिस्क है, बट समटाइम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी दिक्कत आ सकती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में, सेटलमेंट में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, वो डेटा भेजने में। सो कुछ रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बड़े स्मूथली ही प्रोसेस होते हैं, बट अगर कभी कोई रिस्क आ जाता है, सो दैट इज़ वाई NISM ने इसको अंडर दी जनरल रिस्क की कैटेगरी में रखा है, एंड वी शुड नो दिस। और म्यूचुअल फंड्स का इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है म्यूचुअल फंड कंपनीज का, क्योंकि वो प्रोसेसिंग BSE और NSE कर रहे हैं। सो समटाइम अगर ट्रांजैक्शन में डिले हो जाता है, सो म्यूचुअल फंड्स उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज अगेन टाइप ऑफ रिस्क। ये तो थे जनरल रिस्क फैक्टर्स जो सारी स्कीम्स पे लागू होते हैं। अब बात करते हैं स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। जो इक्विटीज़ में जहाँ पैसा जाता है या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जाता है, तो जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिस्क है? क्या हमारा पोर्टफोलियो माइनस में भी जा सकता है? क्या हमारा कैपिटल लॉस के चांसेस भी हैं? या हम कितना रिस्क लेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा? एग्जैक्टली रिस्क है क्या, कैसे मेजर होता है? सो आइए ये सब समझते हैं। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी वोलेटाइल एंड प्रोन टू द डेली चेंजेस ऑफ द वैल्यू। जो उनका प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो डेली बेसिस पे होता है, डिमांड सप्लाई पे होता है। कोई भी इक्विटी है, किसी भी कंपनी की है, कोई भी मार्केट कंडीशन है, फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ SBI बैंक की, अगर SBI में अच्छी आज डिमांड है या अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो स्टॉक विल शूट अप और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को बन जाएंगे। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं आए हैं तो हो सकता है वो स्टॉक नीचे आ जाए, या लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं, या किसी कारण से कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो इसीलिए फ़ंड मैनेजर्स बहुत ही ड्यू डिलीजेंस करके आपके लिए पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो फंड मैनेजर अपनी एबिलिटीज़ से आपका रिस्क को डाइवर्सिफाई या कम कर देते हैं। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे होते क्या है। लेकिन एज फार एज इक्विटी इज़ कंसर्न, तो इक्विटीज़ में यही रिस्क है दैट दे आर वेरी वोलेटाइल। उनके प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं और वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन पे भी। अगेन पॉलिटिकल कंडीशंस की हमने बात की, पॉलिटिकल कंडीशंस भी वो डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिपेंड करेगा। तो कोई भी चीज़ होगी इकोनॉमी में, सबसे पहला इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे आता है। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, हमारी इक्विटी पे इम्पैक्ट आया था। उसके बाद 2014 में जब NDA गवर्नमेंट आई तो इक्विटी हमारी शूट अप कर गई थी, 2008 में गिर गई थी ड्यू टू सब प्राइम क्राइसिस। और अभी रिसेंट एग्जांपल आपको अगर कोविड का लेते हैं, सो 2020 में जैसे ही कोविड आया, इक्विटी मार्केट कोलैप्स कर गई अराउंड 35% तक। तो 12,000 की निफ्टी 7,500 आ गई थी, लेकिन फिर से काफ़ी अच्छे से यू टर्न लिया क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बट अगेन शॉर्ट टर्म में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्की और वोलेटाइल भी होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना होराइजन लॉन्ग टर्म का रखिए। एक इकोनॉमी को एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट करने दीजिए। बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन सब होने के बाद 8-10 साल में इक्विटीज़ आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। और ये देखा गया है कि जो अगर कोई बंदा 10 साल तक इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है तो उसका जो चांस है माइनस में रिटर्न बनने का वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड दिस वाज द रिस्क इन इक्विटी जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं
रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। देखिए, जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप एक शेयर को सेल कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बाय पोजीशन। मतलब आपके पास वो शेयर नहीं है, बाय नहीं किया है आपने, लेकिन आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, मतलब उसको सेल कर सकते हैं। उसमें आप प्रॉफिट क्या है, उसमें प्रॉफिट ये होता है इन्वेस्टर का कि जैसे ही वो शेयर प्राइस डाउन आता है, जब आपने माइनस किया हुआ है उसको या शॉर्ट किया हुआ है, और अगर वो शेयर प्राइस डाउन आ गया तो जितना नीचे आएगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट में दो तरीके से पैसा बनता है। बाय अगर आप करेंगे तो ऊपर आप सेल करके वो पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम लॉन्ग बोलते हैं। और अगर आप शॉर्ट करते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो जितना स्टॉक नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट है, बट नीचे आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब इसमें रिस्क क्या है, व्हाट इज़ द रिस्क इन शॉर्ट सेलिंग? रिस्क ये है कि आपने उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को या पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट किया है, माइनस किया है, और वो स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाए। जैसे हम स्टॉक प्राइस जब बाय करते हैं तो हमें लॉस होना शुरू हो जाता है जब स्टॉक प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से नीचे जाने लगता है। यहाँ पे केस उल्टा है, जब हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो हम वो स्टॉक अगर जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होता जाएगा। सो दैट वाज दी शॉर्ट सेलिंग और रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग। रिस्क एसोसिएटेड विद मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या हैं, और एक और इसमें कैप है जिसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। सो हम पहले ये तीनों देखते हैं। किसी भी फाइनेंस की बुक में इन कैप्स की डेफिनेशन नहीं दी गई है, क्योंकि हमारी लार्ज कैप हो सकता है यूएसए के लिए स्मॉल कैप हो, या हमारी स्मॉल कैप हो सकता है पाकिस्तान के लिए लार्ज कैप हो। सो ये स्मॉल कैप्स की डेफिनेशन, लार्ज कैप की डेफिनेशन, मिड कैप की डेफिनेशन ये डिफर करती है कम इकोनॉमी टू इकोनॉमी। बट अकॉर्डिंग टू दी NISM 5A जो उन्होंने हमें बताई है, हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, इसी के बेसिस पे हम अपनी तैयारी करेंगे। सो ये बताया गया है NISM में कि फ्रॉम फर्स्ट टू 100th कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, द लार्जेस्ट first to 100th company according to the market capitalization, so they will be considered the large cap. So large cap company कौन सी होगी, फर्स्ट से जो 100th according to the market capitalization। अब market capitalization होता क्या है, स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग या फ्री फ्लोटिंग इन द मार्केट। जितने भी शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, वो हमारी मार्केट कैप आ जाती है। सो जो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उनको फर्स्ट टू 100th कंपनी जो होंगी उनको लार्ज कैप में रखा जाएगा। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है मिड कैप की। फ्रॉम 101 टू 250th कंपनी अकॉर्डिंग टू द फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन they will be considered as a mid cap. They will fall in the mid cap category. And from 251st to rest of the companies वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाएंगी। सो अगर NISM में क्वेश्चन आता है कि मिड कैप कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ फॉल करेगी, तो हम ये आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट टू 100 लार्ज कैप, 101st टू 250 इज मिड कैप, और 250th के बाद आगे जितने भी हैं वो स्मॉल कैप। अब मिड एंड स्मॉल कैप में रिस्क क्या है, देखिए मिड एंड स्मॉल कैप वो कंपनीज हैं, लार्ज कैप तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बन गई हैं, दे आर फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जिनकी एग्जिस्टेंस लगभग 20-25 साल से है। अब उनके स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर्ड कर दिया है, अब उनको वो ग्रोथ मेंटेन रखनी है। अगर आप उनके स्टॉक प्राइस का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन अभी जो उनकी ग्रोथ है वो एक तरीके से एक नॉर्मल रेट से बढ़ेगी, क्योंकि वो इतने लार्ज कैप बन गए हैं। मिड कैप कंपनीज वो हैं जो अगली लार्ज कैप्स बनने वाली हैं, उनका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, प्रोडक्ट चल रहा है, दे आर उनको जो रिटर्न्स उनके बनने लगे हैं, प्रॉफिट कंपनीज के आने लगे हैं, और उनको आगे जाने वाले अर्निंग्स उनकी और बढ़ेंगी, और डाउन द लाइन 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद वो कंपनी लार्ज कैप बन जाएगी। और स्मॉल कैप्स उनसे छोटी कंपनी आ जाती हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, उनके पास आइडिया है, उनका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, बट उनका स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ द फेलियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी हाई। इसलिए स्मॉल कैप का शेयर है वो आपको मल्टीप्लाई में रिटर्न भी दे सकता है, और वो स्मॉल कैप का रिटर्न आपका बिल्कुल कैपिटल ज़ीरो भी कर सकता है। सो इस तरीके से दिस इज़ द रिस्क इन स्मॉल कैप। मिड कैप का भी स्टॉक वोलेटाइल होगा, बट उतना नहीं होगा जितना स्मॉल कैप का होगा, और लार्ज कैप का
ड्यू टू हायर लिक्विडिटी एक लार्ज कैप के स्टॉक को हिला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्ज कैप जितने भी बड़े कंपनीज हैं उतने ज़्यादा ही उनके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही ज़्यादा मार्केट में ट्रेड होते हैं और बायर और सेलर भी बहुत अच्छे से होते हैं, लिक्विडिटी बहुत होती है। बट स्टिल ड्यू टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स या ड्यू टू दी बिग फैक्टर्स वोलेटिलिटी रहती है यहाँ पे। बट कंपैरेटिवली बात करूँ तो लार्ज कैप्स एक आसानी से बढ़ते हैं, नॉर्मल रेट से बढ़ते रहते हैं, और मिड कैप्स थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटाइल हैं और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल शेयर्स और स्टॉक्स हैं। सो ये हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में इनकी मूवमेंट होती है। रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स, अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी सेबी और आरबीआई से परमिशन लेती है डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने का, और अगर उसको मिल जाती है परमिशन तो टू सम एक्सटेंट दे कैन इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स आर दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव्स में क्योंकि ये पोजीशन लिवरेज होती है, इसलिए फंड मैनेजर इनमें पैसा नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इसीलिए डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं लगता है। बट टू सम एक्सटेंट अगर आप सेबी और आरबीआई की अप्रूवल ले लेते हैं और आपको मिल जाती है तो आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क रिलेटेड टू डेट फंड्स। सबसे पहले आ जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता क्या है। जो हमारे सीरीज ऑफ कैश फ्लो आ रहे हैं, इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट देम ऑन द प्रीवियस वाईटीएम, या जो हमने जिस वाईटीएम पे पहले इन्वेस्ट किया था, सो इसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। एक बॉन्ड में हमें सीरीज ऑफ कैश फ्लोज मिलते हैं, तो उन कैश फ्लोज को दोबारा उस रेट पे इन्वेस्ट ना कर पाना अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं तो। सो दिस इज द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में आपको बताया है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट। सो अगर बॉन्ड प्राइस ऊपर, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड प्राइस नीचे आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, कोई भी डेट सिक्योरिटी होती है उसकी एक रेटिंग होती है, AAA से लेके D तक। AAA इज कंसीडर्ड टू बी द सेफेस्ट एंड D इज डिफॉल्ट। सो इसके बीच में रेटिंग होती है। हम जब किसी भी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल उसकी रेटिंग A है या A+ है, और ड्यूरिंग द टेनर उसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है, सो अगेन वो हमें रिस्क झेलना पड़ेगा, वो हमें रिस्क आया, डेट सिक्योरिटी में वो रिस्क आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। इसमें रिस्क क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट का रिस्क है। अगर D इज डिफॉल्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय द बोरोवर, तो जिसने पैसा लिया है वो आपका प्रिंसिपल या जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो ना दे पाए, ये रिस्क है। तो जैसे हम D की तरफ जाते हैं वो रेट बढ़ता जाता है। तो अगर कोई भी रेटिंग में डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसका बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट आता है उस पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी पे। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द इशूअर्स इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। जब एक इशूअर या जिसने डेट सिक्योरिटी इशू की है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे या प्रिंसिपल पेमेंट्स पे भी डिफ़ॉल्ट करता है या कर सकता है, तो उसको हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है या प्रिंसिपल पेमेंट भी वापस नहीं है, तो वो क्रेडिट रिस्क हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक रेटिंग D की तरफ जाती है तो क्रेडिट रिस्क बढ़ता जाता है, या इनेबिलिटी ऑफ इशूअर की जो है ना दे पाने की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स वो बढ़ती जाती है। AAA इज कंसीडर्ड टू बी दी सेफेस्ट, कि प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा और हमें इंटरेस्ट रेट्स भी वापस मिलेगा। सो दैट सिक्योरिटी में ये रिस्क है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक मतलब मार्केट रिस्क, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को बोला जाता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, विच कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड विच कैन बी डाइवर्सिफाइड अप टू निल। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पूरा अप टू निल तक। सो क्वेश्चन आ सकता है दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अप टू निल, वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपको ट्रू करना है। जो हमें रिटर्न मिलता है वो हमें सिस्टमैटिक रिस्क मिलता है। जो हमें सिस्टमैटिक रिस्क लिया है इक्विटी में इन्वेस्ट करके, उसी रिस्क लेने के लिए एक इन्वेस्टर को कॉम्पनसेशन मिलती है। सो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। पूरी इकोनॉमी पे है, आपकी सिक्योरिटी उस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट रिस्क बोला जाता है, कि अगर मार्केट में ही कोई रिस्क आ गया है, जैसे कोविड आ गया है, तो मार्केट गिरेगी। सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन पर्टिकुलर रिस्क एक कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर रिस्क है, एक कंपनी को, उस कंपनी को पोर्टफोलियो में ना लेके आप उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
सो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हमारा निल हो सकता है, डाइवर्सिफाइड हो सकता है, बट मार्केट रिस्क जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता। और हम सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करते हैं बीटा से, वो भी आगे हम समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी स्कीम्स। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विटी स्कीम्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टॉक सिलेक्शन। फंड मैनेजर जो स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में, उनकी क्वालिटी क्या है। देखिए मैं बता दूं, दीज ऑल फंड मैनेजर्स आर CFA चार्टर होल्डर्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA। वो दे आर हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पीपल। वो एक एक स्टॉक को पिक करने के लिए बहुत ही हाई रिसर्च करते हैं। They go to the operational area of the company, they meet the top management of the company, they see all the balance sheets and financial statements of the company। उसके बाद वो एक स्टॉक को पिक करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। उसके बाद आपके लिए एक स्टॉक्स की या आप उस पर्टिकुलर स्कीम की एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है जिसमें आपका पैसा लगाया जाता है। सो इस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो फंड मैनेजर करता है। तो आप जो फैक्टर्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है कि किस तरीके से क्वालिटी स्टॉक्स उसमें लिए गए हैं। और फंड मैनेजर जो एनालिसिस करता है वो दो तरीके की एनालिसिस होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। देखते हैं, समझते हैं दोनों क्या होती हैं। जब हम एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जज करते हैं तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कैश रिच है, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी हैं और उन प्रोजेक्ट्स में कंपनी का पार्ट चल रहा है, जो उनका फॉरवर्ड पी है, फ्यूचर ग्रोथ है या ग्रोथ अर्निंग्स हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं और आती रहेंगी। इन कंपनीज, ये है सारी फंडामेंटल रिसर्च जहाँ पे फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के आप बता सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सब फंडामेंटल का पार्ट है। अब आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट्स को, प्राइस और वॉल्यूम्स को जज करके एक प्राइस की मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं कि उस प्राइस की मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और गोइंग फॉरवर्ड क्या आ सकता है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस काम करे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमेशा फंडामेंटल्स पे ही चलती हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। टेक्निकल एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होती है, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ट्रेडर्स के लिए होती है। सो वो ज़्यादातर टेक्निकल्स पे देखते हैं कि वो चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट को जज करने की कोशिश करते हैं, प्राइस को, वॉल्यूम्स को। अगर हाई वॉल्यूम से एक सिक्योरिटी में सेलिंग आई है तो इट इज़ कंसीडर्ड कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो सिक्योरिटी और फॉल कर जाए या गिर जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। बट अकॉर्डिंग टू द NISM, जो ये 3-4 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं, यही हमें समझनी है, इससे डीप में नहीं जाना। क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है और हमारी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आपको NISM का 5A क्लियर कराया जाए। ये डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए और इतना ही काफ़ी है मार्केट NISM का ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अब देखते हैं फंडामेंटल्स किसी कंपनी के जज करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। हम EPS उस कंपनी का देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देख सकते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर देख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें देख के हम एक कंपनी की फंडामेंटल्स को जज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये सब होती क्या है। क्वेश्चन इन पे ज़रूर आता है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं, अभी 12 से 13 क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं इस चैप्टर में से। तो जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत ही उसको अच्छे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़ को, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए समझते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो कंपनी के हम देख के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है EPS, अर्निंग्स पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इस कंपनी का EPS निकालो। दो चीज़ें आपको दी गई होती हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया गया होता है और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिए गए होते हैं। तो आप प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से आउटस्टैंडिंग कर देंगे, आपको अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में हमें बताता है कि कितना रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया। जितना एक शेयर कोई इन्वेस्टर ओन कर रहा है तो पर शेयर उसको कितना रिटर्न मिला। ये क्लियर टर्म्स में हमें ये पता चल जाता है EPS से। अर्निंग्स पर शेयर की एक शेयर पे कितनी अर्निंग्स आई है, एक इन्वेस्टर ने जो एक शेयर होल्ड किया हुआ है, कंपनी उस पर कितना पैसा कमा रही है, दैट इज कॉल्ड EPS। अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जिसे PE बोला जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय EPS।
जो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसको अगर हम अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राइस टू अर्निंग्स आ जाएगा। पीई रेशो फॉर्मूला इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये चीज़ निकालनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है। सो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि हमें उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए लगाने की ज़रूरत है। जनरली जब हम पी रेशो की बात करते हैं तो हम फ्यूचर अर्निंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी की। सो इसलिए हमें पी की प्रोजेक्शंस, उसकी फॉरवर्ड पी की प्रोजेक्शंस हमको देखनी है कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी हैं। और जनरली जब हम पी की बात करते हैं तो ये देखा जाता है उसके बेंचमार्क से या पीयर कंपनी से कि आपकी वैल्यूएशंस ज़्यादा तो नहीं हो गई हैं। अगर एक आपकी कंपनी आपकी कुछ फॉर एन एग्जांपल आपकी कंपनी का पी 20 है और अगर मार्केट का पी इज़ 15 तो आपकी कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड समझी जाएगी प्राइस टू अर्निंग, यानी कि आपकी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और आपकी जो पीयर कंपनीज हैं वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट हाई पी का मतलब ये भी हो सकता है कि हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है और कंपनी की जो अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ये भी हो सकता है और कंपनी आगे जाने वाले टाइम में अच्छा करेगी, इसलिए हाई पी इसलिए भी हो सकता है। और लो पी का एक ये भी मतलब हो सकता है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। बट जनरली ऐसा समझा जाता है जिस कंपनी का हाई पी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड शुड बी सोल्ड, और जिस कंपनी का लो पी है तो वो अंडर वैल्यूड है थोड़ी एंड शुड बी बॉट। जनरल टर्म्स की बात करें तो अब बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच each share is worth as per the company on books of accounts. So account represent a historical perspective and a function of various accounting policies adopted by company. Next is price to book value. Market price per share divided by book value per share. तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, हमें लगा के ये क्वेश्चन का आंसर कर देना है। An indicator of how much the share market is prepared to pay for each share of the company as compared to its book value. So that is the price to book value. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं जो एक फंड मैनेजर अडॉप्ट कर सकता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज वैल्यू। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। समझते हैं दोनों होते क्या हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की जब बात करते हैं तो हाई ग्रोथ कंपनी आ जाती हैं। जिस कंपनी में चांसेस ज़्यादा हैं ग्रो करने के उसको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल में रखा गया है। इस कंपनी का देखा जाता है हाई पी होगा, ईपीएस भी हाई होगा, बुक वैल्यू पर शेयर भी इसके हाई होंगे। तो सारे रेशोज इन कंपनीज के हाई रहते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। फ्यूचर में इनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो सकती है। And many market players are interested to accumulate these growth stocks. Therefore, the valuations, as I told you, tend to be on the higher side. अब बात करते हैं वैल्यू स्टॉक्स की। देखिए वैल्यू स्टॉक्स भी बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हो सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है, बट किसी कारण से मार्केट ने उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है या ट्रूली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम आईटीसी ले सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत सालों तक 200-220 पे स्टॉक प्राइस चलता रहा, लेकिन अगर पिछले 1-1.5 साल का आप डेटा देखें तो अब वो स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ गया और ट्रेडिंग एट अराउंड 450 लेवल्स। सो इसलिए वैल्यू स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, वो कंपनी की वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के अच्छी वैल्यूएशंस हैं, लॉन्ग टर्म के फ्यूचर जो पी है वो भी अच्छा है, अर्निंग्स प्रोजेक्शंस उनकी अच्छी हैं, इसलिए वैल्यू स्टॉक्स भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ये तो थे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, ग्रोथ एंड वैल्यू। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच की। जो फंड मैनेजर्स किस हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, सो वो 2 तरीके से होता है, एक तो बॉटम अप और एक टॉप डाउन अप्रोच। जब बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की तो सबसे पहले फंड मैनेजर्स इकोनॉमिक पैरामीटर्स को चेक करते हैं किसी भी इकोनॉमी की। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो भी हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, उन इकोनॉमी को उन पैरामीटर्स पे जज करके फंड मैनेजर स्टार्ट करता है टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले इकोनॉमी को जज करता है। सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद फिर वो एक सेक्टर पर पहुंचता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर वो इंडियन इकोनॉमी को जज कर रहा है और वो इंडियन इकोनॉमी को जज करने के बाद वो फाइनेंशियल सेक्टर पे पहुंचा है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे पहुंचा है, बैंकिंग सेक्टर पे पहुंचा है, उसके बाद वो फिर पूरे बैंकिंग सेक्टर को जज करेगा। आरबीआई को देखेगा किस तरीके से मॉनिटर्ड है बैंक्स हमारे, किस तरीके से क्लेज्ड है, बैंक की अर्निंग्स क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। उसके बाद जब
फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखेगा, जज करेगा, उसके बाद फिर वो स्टॉक को पिक करेगा। सबसे पहले टॉप में इकोनॉमी थी, सेकंड पे वो इंडस्ट्री पे आ गया, और फिर थर्ड में उस इंडस्ट्री में से कोई एक स्टॉक प्राइस पिक करेगा। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, जो कि बॉटम अप अप्रोच कही जाती है, अगर हम इसका उल्टा कर दें जो कि बॉटम अप अप्रोच कही जाती है, तो बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले फंड मैनेजर एक स्टॉक को पिक कर लेता है। स्टॉक के सारे, उस पर्टिकुलर कंपनी के सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए और जो भी उनके फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ को देखते हुए स्टॉक पिक कर लेगा। फिर इंडस्ट्री पे जाते हैं और उसके बाद इकोनॉमी को जज करते हैं। सो बॉटम अप अप्रोच में बिल्कुल उल्टा होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड फंड्स, कि किस तरीके से गोल्ड फंड की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड फंड्स। देखिए, बोला जाता है कि गोल्ड इज़ ए ट्रूली एन इंटरनेशनल एसेट क्लास। गोल्ड की प्राइसेस डिराइव होते हैं इंटरनेशनली, यूएसए में। यूएस में जो भी गोल्ड का प्राइस चलता है हम भी वही फॉलो करते हैं। जो एमसीएक्स पे जो भी ट्रेडिंग होती है गोल्ड में, वो एक तरीके से आप बोल लीजिए इनलाइन होती है जो भी इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है। और इसलिए समझा जाता है, कहा जाता है, जब भी कोई इकोनॉमिक टर्मोइल होता है तो गोल्ड के प्राइसेस शूट हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन समझा जाता है। जब इक्विटीज़ परफॉर्म नहीं करती हैं, इक्विटी में कोलैप्स आता है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड और इक्विटी का। जैसे ही इक्विटीज़ डाउन आती हैं, गोल्ड शूट अप कर जाता है। मोस्ट कंट्रीज़ अपने रिजर्व्स में गोल्ड को रखती है। गोल्ड रिजर्व्स में उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें गोल्ड को रखती हैं। तो जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जब वो गोल्ड में सेलिंग करने आते हैं या बाइंग करने आते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस डिराइव होते हैं इंटरनेशनली। दिस इज़ अ ट्रूली एन इंटरनेशनल एसेट क्लास। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट फंड्स। किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट फंड्स को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं वो कौन से हैं। इकोनॉमिक सिनेरियो, देखा गया है कि जब एक इकोनॉमी में रिसेशनरी प्रेशर होता है या इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है, तो जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन को थोड़ा डिले कर देते हैं और वेट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के बेटर होने का। तो जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होती हैं, वो फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेकंड, देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल किसी भी इकोनॉमी में डेवलप हो रहा होता है तो अब ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगेन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है रियल एस्टेट फंड्स में। थर्ड इज़ इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन है और मनी बहुत ही ईजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो लोग आ जाते हैं लोन लेने के लिए, और वो लोन लेके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो बाय कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे और भी प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं और चीप मनी अवेलेबल होती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियो बिल्कुल दूसरा होता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर, साइकिल ऊपर होती है, सो लोग अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं, डिनाई भी कर देते हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है रियल एस्टेट के प्राइसेस को। ये तो थे रिस्क्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, कि किस तरीके से हम रिटर्न्स को मेजर करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे रिटर्न्स मेजर की जाती है। सबसे पहला होता है सिंपल रिटर्न। सिंपल रिटर्न बिल्कुल ईजी टू कैलकुलेट है। मैंने किसी भी एसेट क्लास में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी शेयर में फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये लगाए और 110 रुपये की मार्केट वैल्यू पे मैंने उस शेयर को या उस सिक्योरिटी को या उस म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया, तो ये 10 रुपये का प्रॉफिट आया। सो ये 10 रुपये का प्रॉफिट एक तरीके से मेरा सिंपल रिटर्न हो गया, विच इज़ 10%। अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में निकालें तो 10% हो जाएगा। तो ये 10% का मेरा सिंपल रिटर्न है। अगर सिंपल टर्म्स में मैं सिंपल रिटर्न को कैलकुलेट करूं या आपको बताऊं तो यही है, जितना भी मुझे एग्जैक्ट रिटर्न आया है दैट इज़ माई सिंपल रिटर्न। अब बात करते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न की। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस टेबल को देखते हुए। हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जिनकी रिटर्न सिंस इंसेप्शन 5% है और 3% है रिस्पेक्टिवली। If the first investment was in existence for 6 months and the second is for 4 months, so the returns are obviously not comparable, क्योंकि पहली
जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसने 5% दिया है वो सिर्फ 6 महीने इन्वेस्टेड रहा पैसा, और जिसने 3% दिया है वो 4 महीने के लिए ही इन्वेस्टेड रहा। सो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनुअलाइज रिटर्न निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, सिंपल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न इन मंथ्स। तो इन्वेस्टमेंट 1 का आ जाएगा 10% एनुअलाइज रिटर्न और इन्वेस्टमेंट 2 का 9% आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ। अगर मैंने 6 महीने में 6% कमाया तो मैं 12 महीने में कितना कमाऊंगा? तो 12 महीने में मैं एक तरीके से 12% कमाऊंगा। ये फॉर्मूला लगा के यही आपका आंसर आएगा। सो एनुअलाइज रिटर्न की उस साल में मैं कितना कमाऊंगा जितना मेरा रिटर्न आ गया है वो एक्सपेक्ट करते हुए। अब बढ़ते हैं कंपाउंडेड रिटर्न की तरफ कि कंपाउंडेड रिटर्न क्या करते हैं, जिसको हम चक्रवृद्धि रिटर्न या चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, कंपाउंडेड रिटर्न। चलिए समझते हैं कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है। जब भी हमें कोई भी रिटर्न किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है या कोई भी इंटरेस्ट मिलता है और हम उस रिटर्न या इन्वेस्टेड अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं ग्रो होने के लिए, उसको बोलते हैं कंपाउंडेड रिटर्न। चलिए इस टेबल के थ्रू समझते हैं। आपने 10,000 रुपये डाले 10% के हिसाब से और वो आपका क्लोजिंग बैलेंस इज आफ्टर 1 ईयर इज 11,000 रुपीज़। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये और आपकी 11,000 रुपये बन गए। सेकेंड ईयर आपके जो 11,000 रुपये थे उस पर फिर 10% का रिटर्न आएगा, यानी कि 1,100 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। सो 12,100 इज़ द नेट अमाउंट। और थर्ड ईयर में 12,100 पे आपको उसका 10% फिर मिलेगा, यानी कि 1,210 रुपये फिर मिलेंगे। तो 13,310 रुपये बनते हैं। तो आपने 10,000 रुपये लगाए थे और आपके 13,310 रुपये बन गए। सो ये एक तरीके से कंपाउंडिंग हुई है, ये आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। किस तरीके से 10,000 रुपये का 13,300 रुपये बन गया। तो ये कंपाउंडेड रिटर्न्स हो रहे हैं, आपके रिटर्न्स यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ पे कंपाउंडेड हो रहे हैं। सो कंपाउंडिंग में जो भी इंटरेस्ट या जो भी कैपिटल गेन्स है वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके इन्वेस्टेड हुए अमाउंट के साथ। अब बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। म्यूचुअल फंड कम्युनिकेशंस में आपने CAGR का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। आइए समझते हैं कि CAGR होती क्या है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ और CAGR इज द एवरेज रेट एट विच एन इन्वेस्टमेंट मूव्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास एक पीरियड होता है इसमें, और बिगिनिंग वैल्यू होती है एक सिक्योरिटी की और मार्केट वैल्यू जो भी है उसकी एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड होती है। तो दो वैल्यूज इसमें आपको चाहिए होती है, और वो रेट ऑफ रिटर्न, जिस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ग्रो करी है उस पीरियड में पर ईयर, उसको CAGR बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि एक स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट हो गया 100 रुपये से 121 रुपये 2 साल में, तो उसका CAGR 10% आएगा। यानी कि 100 रुपये पहले साल के बाद बने 110 और फिर उसके बाद 110 रुपये फिर से 10% के हिसाब से ग्रो करे तो वो 121 रुपये हो गए। तो ये जो रेट है, जो एवरेज रेट है, जिस हिसाब से हर आपकी मार्केट बढ़ रही है, उस रेट को हम CAGR बोलते हैं। ये तो थे मेजर्स ऑफ रिटर्न। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ रिस्क की। हम किस तरीके से मैथमेटिकली रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, आइए इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दी गई टेबल में 2 स्कीम्स हैं जिनके मंथली रिटर्न है। स्कीम ए का मंथली रिटर्न आ रहा है 5%, सेकेंड मंथ में 4%, फिर थर्ड मंथ में 5% और फिर फोर्थ मंथ में अगेन 6%। और स्कीम 2 है 5, -5%, 10% और 5%। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्कीम 1 थोड़ा सा कंसिस्टेंट है। स्कीम 1 का जो एवरेज रिटर्न है वो 5% है और स्कीम 2 का एवरेज रिटर्न बन रहा है 3.75%। लेकिन स्कीम 2 की वोलेटिलिटी देखिए, एक सेकेंड मंथ में वो फर्स्ट मंथ में 5% है, लेकिन सेकेंड मंथ में वो -5% चला गया, और थर्ड मंथ में वो फिर +10 हो गया, और फोर्थ में वो फिर 5% हो गया। तो इतनी ह्यूज वोलेटिलिटी इस रिटर्न में है, इतनी ह्यूज इसमें वेरिएंस है। तो इसका जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 आएगा स्कीम 1 का, और स्कीम 2 का देखिए कितना ज़्यादा है 13.58। तो इसमें से हम कौन सी स्कीम को प्रेफर करेंगे जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, यानी कि जिसके रिटर्न सबसे कम फ्लक्चुएट होंगे, उसको हम ये लेंगे। जनरली ये टूल्स 2 फंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हम वेरिएंस निकाल सकते हैं MS एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। फॉर्मूला ये आपके सामने है, इसको यूज़ करते हुए हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। अगेन वेरिएंस इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क एंड इट इज़ रेलिवेंट फॉर बोथ इक्विटी एंड डेट स्कीम्स।
बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क विच इज रेलिवेंट फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम्स। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। लाइक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मेजर्स द रिस्क, और मैथमेटिकली बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस का स्क्वायर रूट बोलते हैं। मतलब अगर वेरिएंस जो आया हमारा उसको स्क्वायर रूट कर दें तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आती है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन सेम चीज़ ही बताती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिटर्न्स में एवरेज फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, हायर द फ्लक्चुएशन बैड इट इज़। तो अगर आप किसी भी दो स्कीम्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है उसको हम प्रेफर करेंगे, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है यानी कि वो एवरेज मीन रिटर्न से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और वो ज़्यादा रिस्की है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिस फंड की कम है हम उसको कंसीडर करेंगे व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ अ डेट पोर्टफोलियो, डेट सिक्योरिटी इन रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स। हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हायर इट वुड बी, कि जितनी ज़्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगी उतनी ज़्यादा वो वोलेटाइल होगी व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट्स, और जितनी कम मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगी उतनी कम वोलेटाइल होगी जब बात करेंगे हम इंटरेस्ट रेट्स के चेंज करने की। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन किसी भी स्कीम के 3 साल है और YTM उसकी 10% है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 साल है और YTM 10% है, और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाते हैं 1% से, तो YTM में पूरी की पूरी मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऐड हो जाएगी। यानी कि जो आपकी YTM थी 10, उसमें 3 साल जो आपकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हैं वो पूरे ऐड हो जाएंगे और आपकी नई YTM बन जाएगी 13। और 0.5 से अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स डाउन होते हैं तो 3 जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसका आप हाफ कर लीजिए, यानी कि 10 में 1.5 ऐड हो जाएगा और न्यू जो आपकी YTM बनेगी वो 11.5 की बनेगी। और इस हिसाब से आपको इसको जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे इस हिसाब से अपने केस को आप रिवर्स भी कर सकते हो कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1% के इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे पूरी मॉडिफाइड ड्यूरेशन 10 में से -3 हो जाएगी, पूरी मॉडिफाइड ड्यूरेशन YTM में से लेस हो जाती है, तो न्यू YTM 7% बनेगी। सो इस केस में आपको देखना है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स के साथ आपकी डेट सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट डालती है। जितनी ज़्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा आपकी डेट सिक्योरिटी, आपकी YTM पे। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर। इस चैप्टर में सारे यही टॉपिक्स थे, इन्हीं पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। आइए अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम रिस्क फ्री मान सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। ऐसा समझा जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर कंसीडर्ड टू बी रिस्क फ्री, और जब हम रिस्क फ्री रेट की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं AAA रेटेड उन्हीं की बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। हमने समझा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अप टू निल तक। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, which of the following type of analysis tracks the price and volume data related to trading? Quantitative analysis, fundamental, technical या situation analysis। तो हमने काफ़ी अच्छे से देखा, जब हम प्राइस और वॉल्यूम्स की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, तो वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। तो आंसर इज सी, टेक्निकल एनालिसिस। जब एक एनालिस्ट ट्रैक करता है प्राइस और वॉल्यूम को, उस सिक्योरिटी के प्राइस को, फ्यूचर मूवमेंट उसके प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। Question number 4, an investor invested in scheme A when the NAV was rupees 120. The investor redeemed at the investments at 135. Calculate the simple return. 120 रुपये NAV थी, 135 रुपये पर रिडेम्पशन हुई है, तो आपकी सिंपल रिटर्न निकालिए। तो सिंपल रिटर्न क्या था, 135 माइनस 120 यानी कि 15 रुपये, उसको हम डिवाइड कर देंगे 120 रुपये से। सो 15 डिवाइडेड बाय 120, सो 15 डिवाइड बाय 120 इज 12.5, यानी कि आंसर इज सी, 12.5%। Which of the following is a measure of fluctuations in periodic returns in an equity mutual fund scheme? इनमें से कौन सा एक मेजर है जो फ्लक्चुएशंस को म्यूचुअल फंड स्कीम्स की मेजर करता है? रिटर्न्स, जब रिटर्न्स की बात हम करते हैं तो रिटर्न्स को कौन सा
रिटर्न्स की फ्लक्चुएशन को कौन सा ऐसा इसमें से मेजर है जो कैलकुलेट करता है? फर्स्ट इज़ वेरिएंस, शार्पर रेशो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और जेनसन सल्फा। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जो वेरिएंस है वो पीरियोडिक रिटर्न के फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है। तो आंसर इज ए, वेरिएंस। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए और सारी वीडियोस हमारी देखने के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए NISM से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।